हेलो हेलो। सपोज दैट ये कोई शेप है। आज हम लोग एक ऐसा कैलकुलेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें किसी रेगुलर शेप में किसी दो पॉइंट पर कोई चार्ज है और किसी तीसरे पॉइंट पर हमको उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है बी और सी पॉइंट पर। हमें एक चार्ज के कारण आसपास हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो हमारे पास दो दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के कारण पॉइंट ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हमको जानना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले ए पॉइंट को बी से मिलाएंगे, ए पॉइंट को सी से मिलाएंगे जो पहले से मिला हुआ है। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? दोनों गिवन चार्ज पॉजिटिव हैं। तो इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटसाइड में होगा, और यहाँ के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, आउटसाइड में होगा। तो देखिए ये लाइन सीधा ऊपर गया, ये लाइन सीधा बाहर गया। हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। सपोज दैट यहाँ कोई ना कोई एंगल है, वही एंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो B के कारण यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और C के कारण यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम E1 E2 फाइंड करना चाहें तो E1 इक्वल टू क्या, एक कैलकुलेशन जरा फिर से सुन लीजिए आप लोग। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो जगह चार्ज रखे हुए हैं और हमें तीसरे जगह इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो करना क्या होगा, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है टोटल वैल्यू, उसको सारे चार्जर से मिला देने होंगे। मिलाने के बाद साइन के अनुसार यहाँ दोनों चार्ज के साइन प्लस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होगा। तो जरा बताना, अगर इनके बीच एंगल थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। आपने 11th में पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर यहाँ है और इनके बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा। आपने 11th में पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, दो सदिश राशियों के दो सदिश राशियों के परिणामी कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर कोई r है तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। याद है आप लोगों को, दो सदिशों का परिणामी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर फाइंड करने के लिए आपने 11th में फार्मूला पढ़ा था, याद है कि नहीं। ऐसे ही यहां पर देखिए इस पॉइंट पर ये P की जगह है और ये Q की जगह है, इनका जो रिजल्टेंट E हमें फाइंड करना है। सुन रहे हो क्या, इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, रिजल्टेंट का स्क्वायर, E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। यस या नो। ए पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है भाई इंटेंसिटी, और उनके बीच में इनकी नेट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यही है फार्मूला। E1 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 1/4πε0 Q1/R1, याद है कि नहीं, बोलो। इतने की वैल्यू कितनी, 9 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी, मान लो Q1 ये है, ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है B के कारण है, तो ये कितना हो गया, Q1 की वैल्यू हो गई 50 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶
और डिस्टेंस की वैल्यू 6। अगर आप ध्यान से देखें, सारे नंबर्स को इकट्ठा करें तो 9 इंटू 50/6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁹ 9 और -6 कितना हो गया? 10⁻3। देख रहे हैं? इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा ना बच्चों। इसका एक जीरो हटा के यहाँ बढ़ा सकते हैं तो कुल हो गया 45/36 इंटू 10⁻⁴। अगर E2 की बात करें, E2 देखो सेकंड चार्ज यहाँ पर है कि नहीं है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर। इतने की वैल्यू क्या? 9 10⁻9 Q2। यही बात कर लो फट से। Q2 की वैल्यू कितनी? 30 10⁻⁻6 और इतनी डिस्टेंस कितना है? 10 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी कोई ना कोई नंबर मिलेगा नहीं इस तरह का। दोनों नंबर्स को बात नहीं करो। E1 हमको यहां से मिल गया, E2 यहां इस पे आप देखिए यहां एक नंबर मिला है, ऐसे ही नंबर हमको यहां भी तो मिल जाएगा। दोनों नंबर्स को अगर यहां पुट कर दें, सुन लो बच्चों, ये कितना हो जाएगा टोटल? एक जीरो से यहां कैंसिल हो गया, 27/10। देखिए 9 3 27 होता है ना, /10 इंटू 10⁻, ये 6 पावर, ये 3 पावर, 9 और -6 पावर हो जाएगा 3 पावर। इसको ऊपर ले जाओ अगर, 27 इंटू 10⁻²। ये E2 रहा और ये E1 रहा। दोनों वैल्यू अगर यहां पर रख दें तो हमारे टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। E1 की वैल्यू कितनी देखना, E1 की वैल्यू है 45/36 इंटू 10⁻⁴। यही है ना? बोलो बच्चे, क्या है इतना? और E2 की वैल्यू यहां सॉल्व हुआ है 27 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस 2। E1 की वैल्यू ये वाली 45/36 10⁻⁴, और E2 की वैल्यू ये वाली 27 इंटू 10⁻²। और हमें 2 रखा गया, E1 E2 रखा गया, हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू क्या? बेस बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस 6 होगा नहीं होगा? बोलो बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा है, थीटा से सटी हुई साइड बेस होती है। बेस की वैल्यू 6 हो गई और 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस या 10 हो गया। ऊपर नीचे 2 से कट कर दो, 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5। इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो E की वैल्यू निकलेगी E स्क्वायर की, और इसको रूट में डाल दोगे तो क्या निकल जाएगा? E की वैल्यू। ये है मेरा आंसर। इस तरीके से इस चैप्टर के इंटेंसिटी को लेकर के हम टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चंद ही दिनों में न्यूमेरिकल चालू करने वाले हैं ताकि सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकें। मैक्सिमम बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल की थारो क्लास चलाएंगे और उसमें एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे। हाँ, क्योंकि एक ही टाइम दोनों नहीं हो पाएगा। वो मेरा एक्स्ट्रा टाइम होगा आपके लिए गिफ्ट, उसके लिए कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। और जिनको पॉसिबल होगा अपना आके पढ़ेंगे,
जिनको कोई प्रॉब्लम होगा अपने घर बैठेंगे। नहीं नहीं, घर पे ऑनलाइन व्यवस्था नहीं दी जाएगी उसके लिए। इसको जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, जरा उसका मोटो समझ लो। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका जरा उद्देश्य आप समझ लीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। सीधा बैठ जाओ। कोई भी चार्ज, बात बंद करो। कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को
कहीं पर कोई ऐसे एरो बना हुआ है तो वहां पर क्या है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो क्वांटिटी होती हैं बच्चों। मेरी बात सुन लो। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करने के लिए दो क्वांटिटी होती है। एक का नाम है इंटेंसिटी, एक का नाम क्या है, और एक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुन रहे बच्चों? एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए दो क्वांटिटी हैं। कौन कौन सा? इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से शो करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से शो करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यस या नो? ये बिल्कुल आपकी तरह है, जैसे आप घर में फैमिली में होते हैं तो किसी भी घर के किसी भी फैमिली के जो है जो प्रभाव हैं, मेरी बात सुन लो बच्चे, किसी भी फैमिली का जो बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार का इफेक्ट घर में काम करता है। सारे बच्चे दो प्रकार के प्रभाव में पलते हैं, एक एक पापा का प्रभाव और एक मम्मी का प्रभाव। दो प्रभाव पलते हैं बच्चे ना। पापा थोड़ा सा कड़ाई से पेश आते हैं और मम्मी नरमी से पेश आती हैं। यही तो हर घर में होता है, पापा गर्मी से मम्मी नरमी से, ताकि सारे के सारे बच्चे दोनों माहौल झेलते हैं, उनको आगे जीवन यापन करने में आसानी होती है। ठीक ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए दो प्रकार की क्वांटिटी है। कौन कौन सा? एक है इंटेंसिटी और एक क्या है, पोटेंशियल। यस या नो? इलेक्ट्रिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे पापा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करना तो यही करना है, इसको तुम हट नहीं सकते हो। अब मम्मी वाले में, अरे मम्मी ऐसा है, उसको कर देंगे। मम्मी जैसे आप समझा के चले जाते हो, मम्मी हाँ बेटा कोई बात नहीं, कोई बात तुम कल कर देना। मम्मी इतनी सॉफ्ट नेचर, उनको जैसे मर्जी वैसे घुमा दो। हाँ, तो जैसे, एक मिनट, जैसे मम्मी इफेक्ट वैसे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर की वेक्टर, स्केलर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे मर्जी उसे घुमा लो। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर पापा इफेक्ट को तुम चेंज नहीं कर पाओगे, जो है उसी को फॉलो करना रहेगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारी जगहों पर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि अगर हमको नीट निकालना है, हमको नीट तो लगातार बढ़ना ही पड़ेगा। वहां पर दाएं बाएं मान ले, चल बीएससी भी कर लिया जाए, हाई नौकरी भी कर लिया जाए, नीट भी निकाल लिया जाए, तो कुछ नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? जो करना है पूरा क्षमता वहां लगा दो, एक आध 2 साल के लिए। क्षमता होगा तो निकलेगा या करीब जाओगे, नहीं क्षमता तो आउट हो जाओगे। अपनी क्षमता तो समझ जाओगे 2 साल में, है कि नहीं? अब वहीं से अपने आप को तुम जो है, तो मैं ये तुलना इसलिए कर रहा हूं, हेलो, खाली कहानी नहीं बना रहा हूं मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि बिल्कुल ये उसी जैसी चीजें हैं। कहने के लिए नाम अलग अलग है, कहने के लिए क्या है, नाम अलग अलग है, लेकिन इंटेंसिटी और पोटेंशियल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए दो क्वांटिटी हैं। बस फर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। मैं अभी आपको पूरा खुला आपको इसके बारे में दिखा भी दूंगा, बता भी दूंगा, और आप भी बिलीव करने लो हाँ एक ही चीज है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या जानना है?
ध्यान देना, पहला हमें क्या जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले जान लीजिए है क्या चीज। कहीं पर, मेरी बात सुनना, कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को तुम लाते हो तो बताओ, चार्ज अपने आप चला आएगा कि लाना पड़ेगा? ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्पेस में, और इनफाइनाइट पे कोई चार्ज रखा हुआ है। अगर चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हो और लाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, तो जितना वर्क कर रहे हो वो वर्क और जिस चार्ज को लाए हो वो चार्ज, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या समझे आप लोग? इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क, और जिस चार्ज को लाए हो उस चार्ज के रेशियो को इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आपको अंदाजा होगा कि ज़्यादा आगे तक ले जाएंगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम अंदर ले जाएंगे तो कम वर्क करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने भी पॉइंट आपको नजर आते हैं, हर पॉइंट का अपना कोई ना कोई पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल होता क्या है, वर्क बाई चार्ज। लेकिन कौन सा चार्ज, जिस चार्ज को हम इन्फाइनाइट से लाते हैं। अक्सर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग टेस्टिंग चार्ज को लाते हैं। किसको लाते हैं? तो ऐसे केस में, टेस्टिंग चार्ज के केस में डेफिनेशन क्या बनेगा, वर्क डन बाय टेस्टिंग चार्ज। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बच्चों? आप लोग छोटे क्लास में स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको देख करके आप दो टाइप की डेफिनेशन देते हो। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। और दूसरा क्या बोलते हो, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, है कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ऐसे बोलते हो। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या है, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ ब्रिंगिंग चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा क्या हो जाएगा, हमेशा डिवाइड वाली क्वांटिटी को 1 मान लो। अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए तो V बराबर कितना, W। क्या समझे, अमाउंट ऑफ वर्क डन
amount of work done by per unit charge is known as पोटेंशियल। मतलब आप इस रूप में या इस रूप में किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और जरा बताओ, डेफिनेशन देने के बाद क्या इनका अपना कोई यूनिट नहीं होगा? इसका यूनिट क्या होगा? जूल बाई चार्ज, जूल बाई कूलाम, यही तो होगा। इसको एक वर्ड में हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं कि आप इसकी तुलना इलेक्ट्रिक फील्ड से करना चाहते हैं, तो समानता कहाँ है? तो देखिए, E बराबर क्या पढ़े थे? फोर्स बाई क्यू नॉट, और V बराबर क्या है? वर्क बाई क्यू नॉट। फार्मूले एक जैसे हैं कि नहीं है? बस यहाँ फोर्स है और यहाँ पर क्या है? वर्क है। इंटेंसिटी का रिलेशन फोर्स से होता है और पोटेंशियल का रिलेशन वर्क से, यानी कि एनर्जी से होता है। जैसे कोई बैट्समैन है, लगातार बैटिंग कर रहा है, लगातार अच्छे परफॉर्मेंस है, तो उसको देख करके तुम ये नहीं कहते हो कि कितनी एनर्जी है, तुम कहते हो कितना भयंकर पोटेंशियल है इसके पास। बोलो बच्चे। लेकिन कोई बैट्समैन बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके कोई सिक्स मार दिया 100 मीटर से ज्यादा, तो कहोगे इसके पास कितना इंटेंसिटी है, कितना तेज मारा है ये। तो फोर्स से, जहां फोर्स अप्लाई करोगे वहां इंटेंसिटी बनता है, और जहां पर वर्क इस्तेमाल करोगे, एनर्जी इस्तेमाल करोगे, वहां क्या बनता है? पोटेंशियल। बात समझे? आपके पास ज्यादा फोर्स है तो बहुत तेज किसी इफेक्ट डाल सकते हो, और तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी है तो बहुत देर तक वर्क कर सकते हो, है कि नहीं? अभी हम लोग कहते हैं ईंटा ढोने के लिए अभी 10 मिनट में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जो इतने सारे लोग जो मकान बनाने के जो काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। ठीक है, यानी कि उनका पोटेंशियल क्या है? मेंटल पोटेंशियल छोड़ दो, उनका फिजिकल पोटेंशियल क्या है? बहुत हाई है। ऐसे ही उनसे पढ़ने लिखने का काम नहीं होता, टीचर दिन भर पढ़ाते रहते हैं। मेंटल पोटेंशियल में कोई चीज होती है ना, मेंटल कार्यों में भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। आप खाना खा करके कोई टफ क्वेश्चन चालू कीजिए, थोड़ी देर में खाना पच जाएगा, क्योंकि मेंटल वर्क करते समय सिग्नल इतना तेजी से पास करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो जो हेलो, इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को भी कहा जाता है कि एकदम खाना पीना छोड़ करके पढ़ाई नहीं होती है। एक अच्छी डाइट लेंगे तभी दिमाग काम करेगा, ठीक से काम पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो कभी देह में खून ही नहीं रहेगा, कभी सर दर्द करेगा, कभी देह दर्द करेगा, कभी बैठा नहीं जाएगा ना, तो पढ़ोगे क्या? है कि नहीं? अभी हमारे यादव बच्चों को देख लो, जितने भी यादव बच्चे दुनिया में है बच्चों, वो उनके अंदर शरीर में कुछ ना हो लेकिन पावर जरूर रहेगा। अगर पढ़ने का माहौल कहीं बन गया है तो जितनी देर तक वो बैठ जाओगे तुम नहीं बैठ पाओगे। हेडिंग डाल दिए? तो डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? सुनो, पर यूनिट, इधर सुनो पहले, या तो क्यू चार्ज बोलो, या टेस्टिंग चार्ज बोलो, या पर यूनिट बोलो, कौन सा बोलो ज्यादा आसान है? पर यूनिट चार्ज। तो डेफिनेशन में हम लोग यही लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, हेलो, टू ब्रिंग, रुक जाओ, टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to bring unit charge from infinite to any point of electric field, हमें नहीं याद है, any point of electric field,
हो गया। इट इज नोन एज इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी। अनंत से एकांक आवेश को अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा उस बिंदु की विभव कहलाती है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। उस बिंदु का विभव कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V ये फिगर बनाइए। कैसे? इसको नोट कर लीजिए। ये फिगर बनाइए। इनफाइनाइट पे Q इक्वल टू 1 दिखाइए, ऐसे आने का रास्ता दिखाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे पॉइंट लगाइए, यहां तक का वर्क W और पोटेंशियल V। जाइए, इतना जल्दी क्यों? कब यार? अरे भाई, अरे यार कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा, जान लो तुम लोग एकदम टोटली मजाक। अच्छा, हाई वाली बात नोट कर लिए क्या? ए अनुष्का, अनुष्का बेटे, बस बस। हेलो, जिस चार्ज को हम लाए हैं अगर वो यूनिट चार्ज है, सुनो, हेलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ना, इसको देख के क्या कहते हो? पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो उसी को स्पीड कहते हैं ना। तो यहां पर उसी प्रकार क्या हो गया? मीन्स, मीन्स मतलब अर्थात इफ Q इक्वल टू 1 तो V बराबर W, यस या नो? अभी फिगर के नीचे जरा ये बात नोट करो तो। अरे यार तुम लोग कर क्या रहे हो? इसे सहेलियों की तरह सब जो है वाली बात हुई नहीं हुई? एक मिनट, ये बताओ, इस डेफिनेशन को देख करके फार्मूला इसको बोलोगे किसको बोलोगे? तुम गंवार हो। ये तब के लिए जब टाइम इक्वल टू 1 है। असली फार्मूला बाबू ये वाला फार्मूला है। ठीक इसी टाइप से यहाँ पर, ये सब मजाक वाली बात, तुम हंसा मत करो, बच्चे हमारे नर्वस हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे बच्चे नर्वस हो जाएंगे, ठीक नहीं खाएगा। हेलो, जिस चीज को मैंने यूनिट लिखा है वही हमारे डिवाइड में आ जाता है। तो डिवाइड में कोई भी चार्ज भी हो सकता है और टेस्टिंग चार्ज भी हो सकता है। इनको देख करके हम दो नए डेफिनेशन दे सकते हैं कि नहीं? एक बार किसी भी चार्ज के फॉर्म में और एक बार टेस्टिंग चार्ज के फॉर्म में। ज्ञान के कॉलम में जरा दो क्वेश्चन दाग लो यहाँ पर। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, एक बच्चे बस, एक क्वेश्चन, एक एक अच्छा ठीक। ऐसा क्या?
लेकिन बेटा हेलो हेलो, ए सुनिए,